अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक फ़ंक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहले देखते हैं जी कंसेप्ट ऑफ फ़ंक्शन जो है वो ये आइडिया किसका था? किस शख़्स ने फ़ंक्शन का कंसेप्ट जनरेट किया? तो जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनाइज़ जिसने फ़ंक्शन का कंसेप्ट दिया कि फ़ंक्शन भी एक कोई चीज़ है। अगर हम इसकी ईज़ी वर्डिंग के अंदर इसकी डेफ़िनिशन देखें तो ये आपके सामने जो डेफ़िनिशन लिखी हुई है, a function is like a machine that takes something as an input, does some specific actions or calculations and gives an output. तो वो कहता है जी हमारे पास फंक्शन एक मशीन के तौर पर एक्ट करता है जिसको कुछ ना कुछ इनपुट दी जाती है, कुछ स्पेसिफिक एक्शन उस पर वो परफॉर्म करता है और बदले में हमें आउटपुट दे देता है। इसकी अगर आपको सादा सी मिसाल दी जाए तो बड़ी कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है आपको समझाने के लिए कि हमारे पास हम चक्की पर जाते हैं जी आटा पिसवाने के लिए। तो गंदुम उसके अंदर मशीन के अंदर डाली जाती है। गंदुम उसके अंदर डाली गई, दाने की शक्ल में होती है वो गंदुम। लेकिन जब उस पर एक्शन हो जाता है, एक्शन परफ़ॉर्म हो जाता है उसके ऊपर, तो वो कन्वर्ट होकर हमें उसकी जो आउटपुट है वो पाउडर फॉर्म में मिलती है। ऐसा ही है जी। तो हमारे पास इनपुट दी गई, गंदुम दी गई उसको, मशीन ने एक्शन परफ़ॉर्म किया, बदले में हमें पाउडर फॉर्म में आटा मिल गया। ठीक है जी। तो इसकी ईज़ी सी वर्डिंग है, फंक्शन बिहेव्स लाइक अ मशीन करती है। ये तो था जी सादा अल्फाज में आपको समझाने के लिए कि फ़ंक्शन है क्या चीज़। अगर मैथमेटिकली देखते हैं जी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। मैथमेटिकली अगर इसको हम देखें तो हमारे पास 2 सेट्स हैं, सेट ए है, सेट बी है। हमारे पास सेट ए को नाम दिया जाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन, सेट बी को नाम दिया जाता है रेंज या इसको कोडोमेन ऑफ द फंक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है? अब इसके लिए आप कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं उसके उसको उसके ऊपर ज़रा गौर कर लें कि वो कौन सी हैं। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स जो है वो मैप करने चाहिए सेट बी के एलिमेंट्स पर। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स मैप करने चाहिए। मैप से मुराद है कि वो उन पर जो है वो उनके साथ मिलें, उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाएं सेट बी के एलिमेंट्स के पास, लेकिन शर्त ये है कि वो रिपीट ना हो। सेट बी के एलिमेंट्स के लिए कोई शर्त नहीं है, वो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन सेट ए के एलिमेंट्स रिपीट ना हो। अगर मैं इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं तो इसको हम लिख देख सकते हैं कि 1 मैप कर रहा है 4 पर, 2 मैप कर रहा है 5 पर और 3 मैप कर रहा है 6 पर। ठीक है, ऐसे ही है जी। 3 हमारे पास ऑर्डर पेयर इसके बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इसकी जो है वो मैथमेटिकली इसकी इम्पोर्टेंस है। सेट ए है हमारे पास और एक सेट बी है। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स में मैप करने चाहिए। ठीक है, और इसके लिए शर्त ये है कि सेट ए के एलिमेंट्स रिपीट ना हो। ठीक है, अगर तो सेट ए के एलिमेंट्स रिपीट कर जाते हैं तो हमारे पास वो फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है जी। ये तो इसकी एक हमारे पास एक एग्जांपल थी, हम और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो जाए कि फ़ंक्शन कब होगा और किस कब नहीं होगा। हमारे पास अगर इसकी हम दूसरी एग्जांपल देखें ना तो हमारे पास सेट ए और सेट बी है, एलिमेंट्स वही हैं। हमारे पास 1 2 3 है, 4 5 6 7 है, सिर्फ मैपिंग का फ़र्क है। ठीक है, मैपिंग का फ़र्क है। 1 यहाँ पर जो है वो 4 पर मैप कर रहा था, यहाँ पर भी 4 पर। 2 यहाँ पर 5 पर मैप कर रहा था, यहाँ पर 6 पर। 3 यहाँ पर जो है वो 5 पर मैप कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखें सेट ए के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 यूज़ हुए, 1 यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर उसकी फर्दर टाइप्स के अंदर आ जाएगा, फंक्शन की टाइप्स की, उनको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। वो इनटू, ऑन टू और ये बायजेक्टिव फंक्शंस की उसकी आगे टाइप्स हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये भी फंक्शन हो गया क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हुए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा। अब देखिएगा तीसरी एग्जांपल पर आएँ।
हमारे पास सेट ए के जो एलिमेंट 1 है वो मैप कर रहा है 4 पर भी और 5 पर भी, लेकिन हमने तो शर्त ये रखी है कि सेट ए के एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ए जो 1 है वो 4 के साथ भी मैप कर गया है, 1 5 के साथ भी मैप कर गया है, तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं रहा। ठीक है, हाँ, सेट बी के एलिमेंट्स रिपीट कर सकते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स रिपीट ना हो। इस वजह से जो है ना, इसकी रीज़न यही कि इस वजह से फंक्शन नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए कि इसको मैथमेटिकली फ़ंक्शन को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है और इसकी रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से शो करना, ज़ाहिर करना, किस का ये आइडिया था। स्विस मैथमेटिशियन था जी आइलर, उसने इसका आइडिया दिया था कि इस फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन यूँ होनी चाहिए, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर एक्ट करेगा और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर एक्ट करेगा और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर एक्ट करेगा। अगर आपकी इसकी मिसाल दी जाए ना, तो आप घर में रहते हैं, आपके वालिदैन इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, तो हम कह सकते हैं जी आपके वालिदैन एक्स हैं और आप डिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, छोटे हो, जब आप छोटी एज के अंदर होते हैं तो आप डिपेंडेंट हुए। ठीक है, तो आपको वाई का नाम दे दिया गया। आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से अपने आप को चेंज करना है। ठीक है, अब इसकी आगे एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो ये इसको जो है ना, इस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि हमारे पास एक्स कोई ना कोई इनपुट दिया गया है, उस पर कोई एक्शन परफॉर्म किया गया और बदले में हमारे पास एक आउटपुट मिल चुकी है हमें। एग्जांपल देख लेते हैं जी, किस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है, वेरी करता है। हमारे पास एक फंक्शन है जी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए, मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, बदले में हमें रिज़ल्ट मिला 0। मैंने इनपुट 1 किया, हमें आउटपुट मिला 1। मैंने इनपुट 2 कर दी, इनपुट 2 की है तो उसका स्केयर है तो 4 हो गया। इनपुट 3 की है तो उसका जो स्केयर है वो 9 हो गया। हमारी जो आउटपुट हमें मिल रही है वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से मिल रही है। तो ये हमारे पास ओवरऑल टॉपिक था कि क्या फंक्शन क्या चीज़ है, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किसने इसका आइडिया दिया, किसने इसका कंसेप्ट दिया। फर्दर हम आगे इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस